ये वाला कल का एक क्वेश्चन था जिसमें हमको पी टोटल फाइंड करना था, ठीक है, और इतना मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अभी मुझे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ढूंढना है, तो क्या करूंगा मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम। क्वेश्चन में जो गिवन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम इनटू आर का वैल्यू लीटर वाला लेना है, लीटर 0.0821। तो इसका मतलब प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम में। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किस में आएगा, एटीएम में। चलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, आगे बढ़ते हम लोग, इनटू टी कितना है 300 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 इनटू वॉल्यूम कितना है 1। करो कैलकुलेट एक बार। कितना 49.26 यूनिट ATM। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, सही है। अब हमको ढूंढना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू वेट ऑफ O2 कितना है, पहले समझ लो बाद में लिखो, 8 ग्राम इनटू R 0.0821 इनटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32 इनटू वॉल्यूम इज 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा प्रेशर ऑफ O2 6.15 यूनिट एटीएम, सही है। तो प्रेशर ऑफ O2 मिला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी मिला है, सही है। अब क्या करना है, P टोटल ढूंढना है, तो क्या करेंगे, P टोटल इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 6.15 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 49.26। यूनिट विल बी इन ATM 41 यूनिट रहेगा ATM, सही है। कितना ATM आ रहा है, 55.41 ATM। सपोज इसको बार में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 1.013 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 1.013 से मल्टीप्लाई करो 56.1 और यूनिट जो रहेगा वो रहेगा बार। सही है, कितना आंसर लिख के दिया था, सही है, 56.1 बार। आपने क्या किया होगा, आंसर निकाला होगा एटीएम में और कंपेयर किया होगा बार के साथ, ठीक है, और इसलिए आंसर नहीं आया होगा फिर, ठीक है। हो गया लिख के, कॉपी टेक्स्ट क्लोज कर दो। नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।
ठीक है, इसको सिंपल केटीजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है, मतलब मेन जो बेसिक है वो दोनों में सेम ही है। नॉर्मली ऐसा होता था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग पहले पढ़ते थे। केमिस्ट्री में जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ऑफ गैस, तो इसको हम बोलेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक, तो हम देखेंगे KMTG। KMTG का फुल फॉर्म काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। पहले काइनेटिक का मतलब देखते हैं और बाद में हम लोग मॉलिक्यूलर का मतलब देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को यूज क्यों किया है। ठीक है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन का रस्टिंग जल्दी होता है, टाइम लगता है? इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, जैसे हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे Na+ है और हमारे पास यहाँ पे Cl- है और इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये NaCl होगा। क्या इस रिएक्शन को मैं आयोनिक रिएक्शन बोल सकता हूँ? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आयंस का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो जब रिएक्शंस में आयंस का कॉम्बिनेशन होता है सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द आयन। और आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि आपने इन दोनों को मिलाया कि इसके पहले कि आप उनका कलर कुछ भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका स्पीड बहुत और कुछ जो होते हैं वो मॉडरेट स्पीड के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन ये हम नॉर्मली नहीं बोलते, स्पीड की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं और जिस वर्ड को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी कभी बात आएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो आपको यही मान के चलना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, तो सपोज हमने बोला कि ए का रिएक्शन बी के साथ करके प्रोडक्ट बनाते हैं EB। सही है, अब देखो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन देखेंगे तो H2 जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? सही है ना, रिएक्शन को बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया बैलेंस। तो देखने में लगता है कि रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए। तो जब भी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन गैस। हमारे आसपास कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो हमारे सामने पानी बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है? नेचर में है ना, हम तो बोलते हैं ना अभी हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का रिएक्शन होने से पानी बनना चाहिए। तो हमारे पास भी बनना चाहिए ना, हमारे सामने नजर के सामने बनना चाहिए कि इधर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पानी बन गया। बट रियल में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन अभी हमारे पास जो कंडीशन है इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो जो रिएक्शन पॉसिबल होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं फिजिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन फिजिबल रिएक्शन। तो फिजिबल नाम का वर्ड आता है पॉसिबिलिटी के लिए कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। इफ हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो पानी बनेगा। लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन हम कंडीशन को चेंज करते हैं सो दिस रिएक्शन इज अ पॉसिबल वन। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, लेकिन कंडीशन को चेंज करेंगे तो रिएक्शन फिजिबल रहेगा। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है? इफ वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है तो कौन से टेम्परेचर पे वो पॉसिबल है? क्या बोला मैंने?
इफ ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है तो या तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन होगा या तो टेम्परेचर कम करने के बाद होगा। तो इस रिएक्शन का फिजिबिलिटी कौन से टेम्परेचर पे होगा, मतलब कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये बताने का काम करता है थर्मोडायनामिक्स। नाम सुना है? एक चैप्टर ये पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स करके, चैप्टर तो एक ही, उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल और फिजिकल दोनों अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके बारे में 2 बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, बाकी कंडीशन में होते हैं। कुछ रिएक्शन किसी भी कंडीशन पे नहीं होंगे तो वो रिएक्शन करने का मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले उस रिएक्शन को देखते हैं जो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, फिजिबल रहेगा। अब इतना तो पता चल गया कि ये रिएक्शन x टेम्परेचर के ऊपर T = x केल्विन रहेगा, तो ये रिएक्शन कैसा रहेगा, फिजिबल। अब एक काम तो हो गया, ये पता लगाने का कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, वो पता लगा दिया, और कौन से टेम्परेचर पे रहेगा वो भी पता लगा दिया, और ये हम लोग इस चैप्टर में पता लगाएंगे। आधा काम हो गया। अब उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन का स्पीड कितना है। इफ रिएक्शन बहुत स्लो है तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्यों, उतना टाइम कौन वेट करेगा, सही है। तो इसका मतलब रिएक्शन की फिजिबिलिटी से काम नहीं होगा, हमको रिएक्शन का स्पीड भी पता होना चाहिए। तो रिएक्शन का फिजिबिलिटी बताने का काम कौन करता है, वैसे ही रिएक्शन का स्पीड बताने का काम जो करता है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक्स। और केमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री के 2 अलग अलग ब्रांच की बात हम यहाँ पे करते हैं। पहला रहेगा काम टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन के पॉसिबिलिटी की बारे में बात करना, रिएक्शन के फिजिबिलिटी की बात करना। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स की। काइनेटिक्स का काम क्या है, उस रिएक्शन का स्पीड पता लगाना। तो आपको किसी ने पूछा कि काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है। काइनेटिक्स जो होता है वो रिएक्शन का स्पीड बताने का काम करेगा। अब रिएक्शन का स्पीड बताने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं तो उसका स्पीड देखने की जरूरत ही नहीं है। जब गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही तो उसका स्पीड पता करके करेंगे क्या, तो हमको ये तो देखना पड़ेगा ना गाड़ी शुरू हो रही कि नहीं हो रही। तो पहले देखेंगे फिजिबिलिटी और बाद में देखेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of feasibility of reaction at different temperature. Kinetics, it is the branch of chemistry, दोनों केमिस्ट्री की ब्रांच है। It is the branch of chemistry which deals with the study of speed of reaction, rate of reaction of a chemical reaction। हमने दोनों के बीच का डिफरेंस, उसमें से ये वाला चैप्टर 11th में पढ़ना है और ये वाला चैप्टर 12th में पढ़ना है। तो हम लोग फिजिबिलिटी 11th में पढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन 12th में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस लिखो पहले एक लाइन में। किसका किसका डेफिनेशन लिखो और केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिखो। समझ में आ रहा है? जल्दी, मैक्सिमम वर्ड आपके पास है। अभी आपको 2 ही बातें लिखनी है, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन और थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन, दूसरा कुछ नहीं, ये सब बाद में लिखना। राइट द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या रहेगा? It is the branch of chemistry which deals with the study of feasibility of reaction at various temperature, different temperature.
Thermodynamics, it is a branch of chemistry which deals with the study of feasibility of reaction at various temperature at different temperature. Chemical kinetics, it is a branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, speed of reaction. ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो, हो गया। एक थर्मो, दूसरा काइनेटिक्स, ठीक है। कॉपी क्लोज। काइनेटिक्स मतलब रेट मतलब स्पीड, मतलब यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कोई भी जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल का स्पीड में होता है, तो वो स्पीड की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी रिलेशन बताने का काम करती है। दूसरा मॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पे यूज इसलिए किया है क्योंकि ये जो होता है ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितने कम टाइम में ट्रेवल किया, जितने कम टाइम में ट्रेवल करेगा उतना स्पीड, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये जो थ्योरी है इट इज एप्लीकेबल ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों में फर्क क्या है? मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में गैसियस पार्टिकल्स है, नेकेड लाइट से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उनका साइज जो रहेगा बहुत छोटा है, तो हम उनको बोलेंगे ये जो पार्टिकल्स है इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन मैं इस पेन को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं, मतलब जिनका पार्टिकल साइज जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 इक्वल वॉल्यूम लिए और तीनों का वॉल्यूम मैंने V लेके चलता हूं मैं, ठीक है। तो तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, दैट इज V, V एंड V। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े से कम है, इसमें पार्टिकल और कम है, तीनों वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तीनों में वॉल्यूम सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर, नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेस। अब मैं पूछता हूँ, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, इनमें से किस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम है, सही है। और किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है? ए में। पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है? ए में ज्यादा है। तो इफ हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ए में सबसे कम है और बी में सबसे ज्यादा है। सॉरी, ए में सबसे कम डिस्टेंस है और सी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो कौन से, मतलब इन तीनों में से कौन सा सॉलिड होना चाहिए, कौन सा लिक्विड होना चाहिए, कौन सा गैस होना चाहिए? सॉलिड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा और गैस रहेगा। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से किसके पार्टिकल का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा फ्रीली घूमेंगे, या जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो ज्यादा। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स भी है, लिक्विड के पार्टिकल्स भी है, गैस के पार्टिकल्स भी है, इनमें से किसके पार्टिकल्स ज्यादा फ्रीली घूमेंगे? तो मान के चल सकते हैं कि गैस के पार्टिकल का रैंडमनेस ज्यादा है,
सही है। और हम गैस टू सॉलिड की तरफ आते हैं तो रैंडमनेस कम हो जाएगा। तो गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में घूमते हैं। जब वो रैंडम मोशन में घूमेंगे तब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि गैसियस पार्टिकल जो होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, और जब ये रैंडम मोशन में होंगे तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे? कोलिजन। अब कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, दो टाइप के, ठीक है। अब एक रबर के बॉल को मैंने दूसरे रबर के बॉल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया तो इनके बीच का कोलिजन कौन सा हो जाएगा? इलास्टिक, ठीक है। दूसरे बार मैंने इन दोनों पेन को एक दूसरे के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, नॉन इलास्टिक। अब इन दोनों को सेम स्पीड से हम लोग एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं, और जितने स्पीड से इन दोनों का कोलिजन हुआ उतने ही स्पीड से दो रबर के बॉल का कोलिजन करते हैं। तो किसमें कोलिजन होने के बाद पार्टिकल उतने स्पीड से बाहर जाएंगे? बॉल में। इसका मतलब इफ अब ये मान के चलते कि जितने स्पीड से रबर का बॉल आया था उतने स्पीड से जाएगा, इसका मतलब उस रबर के बॉल का काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुआ, क्योंकि वो इलास्टिक था, नॉन इलास्टिक। लेकिन जितने स्पीड से हमने इसको फेंका, लेकिन जैसे कोलिजन हुआ तो यही पे स्टॉप हो गया। मतलब इसका पहले एनर्जी ज्यादा था लेकिन कोलिजन होने के बाद एनर्जी कम हो गया, तो इसने एनर्जी को लूज किया। तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक कोलिजन में से कौन सा कोलिजन एनर्जी को लूज करेगा आफ्टर कोलिजन? नॉन इलास्टिक। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे गैसियस पार्टिकल घूम रहे हैं, सपोज एक गैसियस पार्टिकल दूसरे गैसियस पार्टिकल से टकराता है, और इससे क्या हुआ, पहले गैसियस पार्टिकल जो था उसका मान के चलते काइनेटिक एनर्जी था 30 जूल। पार्टिकल से वो टकरा, मतलब दो पार्टिकल एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद इन उनके बीच का कोलिजन नॉन इलास्टिक है तो क्या होगा? एनर्जी कम होगा, ठीक है। अब एक डांसिंग बॉल का एग्जांपल लेते हैं। एक हमने डांसिंग बॉल को यहाँ पर फेंक दिया तो घूम रहा है, कब तक घूमेगा? जब तक उसके अंदर एनर्जी है। लेकिन ऐसा है कि मैंने एक बार फेंक दिया तो 10 दिन तो घूमता रहेगा, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप कब होगा? जब उसके अंदर का एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इफ कोई भी पार्टिकल घूम रहा है रैंडम मोशन में तो उसके पास एनर्जी है, तो जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना उसका रैंडमनेस ज्यादा रहेगा। अब धीरे धीरे वो कोलिजन करते जाएगा तो एनर्जी को लूज करते जाएगा। इफ एनर्जी को लूज करते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के ऊपर उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। और जब उसका एनर्जी 0 होगा तब क्या हो जाएगा? वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसियस पार्टिकल्स है उनका एनर्जी ज्यादा था, मस्त घूम रहे, और पता चला 10 दिन के बाद पूरे के पूरे गैसियस पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके जमा हो गए। ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इन गैसियस पार्टिकल के बीच का कोलिजन कैसा नहीं होना चाहिए? नॉन इलास्टिक नहीं होना चाहिए। तो इन गैसियस पार्टिकल के बीच का कोलिजन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। जब ये इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएगा, साथ में कहां पे टकराएगा? वॉल के साथ, वॉल के सरफेस के ऊपर टकराएगा। अब ये हमारा कंटेनर, पार्टिकल पहले यहां पे था, यहां पे गया, यहां पे किसी पार्टिकल से टकराया, वो टकराने के बाद इसका पाथ चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पाथ चेंज करके वो इधर चला गया, अब यहाँ पे किसी पार्टिकल के साथ टकराया, फिर इसका पाथ चेंज हुआ और यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वो सरफेस के साथ टकराया, फिर से पाथ को चेंज किया, वो इधर चला गया, यहाँ पे सरफेस के साथ कोलाइड हुआ, फिर पाथ चेंज करके इधर चला गया। मतलब इसका पाथ कोलिजन होने के बाद चेंज होगा। लेकिन जब इन दोनों का कोलिजन होगा तब इनमें टोटल एनर्जी जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। टोटल एनर्जी कैसा रहेगा? सेम। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल, ये पार्टिकल इसके साथ टकराया तो इस पार्टिकल का एनर्जी कम हुआ, लेकिन जिसके साथ टकराया उसका एनर्जी बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन टोटल जो एनर्जी रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो हम मान के चलते पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये जो पाथ है
ये स्ट्रेट लाइन में है। एक कोलाइड, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब तक नहीं टकराएगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यहां से पार्टिकल यहां चला गया, तो पहली बार कोलिजन यहां हुआ था, उसके बाद कोलिजन यहां पे हुआ। तो दो कोलिजन के बीच में जो पार्टिकल का पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। और इस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। इस पाथ को बोलेंगे फ्री पाथ, तो बोलेंगे फ्री पाथ। अब जब ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तब ये क्या करेंगे? वहां पे प्रेशर को क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करेंगे प्रेशर, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। सभी पार्टिकल का साइज सेम है, सभी का वॉल्यूम भी सेम है। इन तीनों में ऐसा क्या है कि किसमें टोटल, मतलब अभी आप लोग पास हो, तो ये मान के चलते हैं कि आप सॉलिड स्टेट में हो। अब हमने क्या किया, हर बेंच के ऊपर का एक एक स्टूडेंट कम कर दिया, तो स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ? और डिस्टेंस बढ़ा मतलब आप सॉलिड से किस में आ गए? लिक्विड। अब फिर से हमने क्या किया, बीच बीच के स्टूडेंट को कम कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? अभी की कंडीशन हम देखते हैं। तो पूरे क्लास में जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे हम लोग अवेलेबल वॉल्यूम या अवेलेबल स्पेस। जितना स्पेस बैठने के लिए अवेलेबल है उनमें से आपने निग्लेजिबल स्पेस को ऑक्युपाई किया है सभी ने मिला के, या निग्लेजिबल स्पेस को फ्री छोड़ा है? देखो जितना वॉल्यूम ये पूरे क्लास का है, मतलब बैठने के लिए, पूरा नहीं, बैठने के लिए, तो जितना बैठने के लिए स्पेस है उनमें से सभी स्टूडेंट ने मिला के कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है या नेग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करना या नेग्लिजिबल वॉल्यूम को फ्री करना, दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे एक बेंच के ऊपर कितने लोग बैठ सकते हैं? मान के चलते, और हर बेंच के ऊपर दो दो लोग बैठे हैं, एक भी बेंच खाली नहीं है, तो एम्प्टी स्पेस कितना हुआ? 0। तो मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे ऑक्युपाइड स्पेस नेग्लिजिबल है या फ्री स्पेस नेग्लिजिबल है? सही है। अब जितनी स्पेस है उतने स्टूडेंट यहाँ पे है, मतलब जितना कैपेसिटी है उतने स्टूडेंट यहाँ पे है, तो अब पार्टिकल स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा, फिर तो सॉलिड मान के चलते हैं। तो सॉलिड में ऑक्युपाइड स्पेस नेग्लिजिबल होता है या फ्री स्पेस नेग्लिजिबल होता है? अब मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि अवेलेबल स्पेस में से नेग्लिजिबल स्पेस को पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया है, तो सही है गलत है? अवेलेबल स्पेस में से नेग्लिजिबल स्पेस को पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है, सही है गलत है? सही। सभी बेंच के ऊपर दो लोग बैठ सकते हैं और सभी बेंच के ऊपर दो लोग बैठे हैं, तो अवेलेबल स्पेस में से नेग्लिजिबल स्पेस को सभी पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया, गलत है। क्यों? क्योंकि जितना अवेलेबल स्पेस था आपने पूरा का पूरा ऑक्युपाई किया। तो पूरे क्लास में मतलब मान के चलते 100 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है और 100 के 100 स्टूडेंट यहाँ पे है, तो नेग्लिजिबल स्पेस कितना हुआ? 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स ने जो स्पेस ऑक्युपाई किया है वो टोटल स्पेस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। नहीं समझ रहे? देखो मान के चलते कि इस पूरे क्लास के अंदर हम 100 स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, तो 100 पार्टिकल्स को रख सकते हैं, तब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो रहेगा वो ऑक्युपाइड बन जाएगा। कैपेसिटी कितना है? तो मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? और 100 के 100 स्टूडेंट हमने बिठा दिए, मतलब 100 पार्टिकल्स बिठा दिए, 100 पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो पूरे क्लास में से जितना स्पेस अवेलेबल था क्या उन्होंने पूरा ऑक्युपाई किया? क्योंकि कैपेसिटी 100 का था ना, और 100 पार्टिकल हमने रख दिए, मतलब जितना कैपेसिटी है उतने पार्टिकल हमने रख दिए। तो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में हम जितना वॉल्यूम स्टूडेंट ने या पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है उसको कंपेयर करेंगे। तो क्या स्टूडेंट ने ऑक्युपाई किया हुआ वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम अवेलेबल था उतना का उतना उन्होंने क्या किया? ऑक्युपाई।
अब ये मान के चलते कि पूरे क्लास में हमने एक ही पार्टिकल रखा, तो पूरे क्लास का कैपेसिटी कितना है 100 का, लेकिन रखा कितना, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द टोटल पार्टिकल। सब एक ही पार्टिकल, टोटल एक ही हुआ। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द टोटल पार्टिकल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। सही है। अब देखो पहले 100 की जगह थी और 100 है, एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो मैं ये वर्ड तो यूज नहीं कर सकता कि टोटल वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है वो नेग्लिजिबल है। सही है गलत है? गलत है। अब ये मान के चलते हैं कि इस कॉर्नर में एक पार्टिकल है और उस कॉर्नर में नीचे एक पार्टिकल है, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? अब टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में हम इन दो पार्टिकल ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उनको कंपेयर करेंगे तो क्या रहेगा? नेग्लिजिबल। तो पहले वाले कंडीशन में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे, तो डिस्टेंस रैंडमनेस कम। अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा। सही है, रैंडमनेस ज्यादा है। तो पहला वाला एग्जांपल सॉलिड का था और अभी वाला जो एग्जांपल रहेगा वो गैस। तो गैस सॉलिड के लिए मैं ये लाइन यूज नहीं कर सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम में से निग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया, लेकिन ये मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में क्या हुआ, जितने पार्टिकल होने चाहिए थे उतने पार्टिकल यहाँ पे है, तो 100 की जगह पे 100 को बिठा दिया तो ये बन गया सॉलिड। गैस बनाने के लिए यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, तो इन्हें टोटल वॉल्यूम जो ऑक्युपाई किया वो कैसा है? नेग्लिजिबल। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं गैस के बारे में, कौन सा? The volume occupied by the gaseous molecules is negligible compared to total volume। सही है, एक पॉइंट ये भी आ गया, किसके रिलेटेड? वॉल्यूम के आ गया। क्या लिखेंगे इस लाइन को? लाइन को लिखोगे क्या? The volume occupied by the gaseous particles is negligible compared to total volume। ठीक है।